गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। बट आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग प्रॉपर अपनी क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। बट आप लोग की क्लास ऑनलाइन क्लास स्टडी है, आप लोगों को इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। इसलिए आप लोग प्लीज़ प्रॉपरली अपनी क्लास अटेंड करिए। चलिए, आज हम आपके हिंदी व्याकरण की पाठ 4 शब्द विचार पर डिस्कस करेंगे कि शब्द विचार होता क्या है। शब्द विचार अर्थात शब्द पर हम विचार करेंगे कि शब्द की बनावट कैसी होती है, शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई, शब्द आया कहाँ से और उसके उत्पत्ति और उसकी बनावट के आधार क्या क्या होते हैं, हम शब्द किसे कह सकते हैं। आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा ही होगा कि हम सब बोलते समय एक प्रकार की ध्वनि का उच्चारण करते हैं। उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ड या अक्षर कहते हैं। वर्ड या अक्षर, वर्ड मिलकर क्या बनाते हैं, वर्ड मिलकर शब्द बनाते हैं और शब्द आपस में मिलकर एक पूरी वाक्य बनाते हैं। लेकिन वाक्य का रूप, लेकिन ध्वनियों का मेल अर्थात वर्णों का मेल हमेशा सार्थक होना चाहिए और निरर्थक मेल को हम शब्द नहीं कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सार्थक मेल क्या होता है और निरर्थक मेल क्या होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि सार्थक मेल हम किसे कहते हैं और निरर्थक मेल हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहला आता है सार्थक मेल। वर्णों का ऐसा मेल जिससे कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, अर्थात यदि हम यहाँ पर लिखते हैं हाँ धन थी, तब यह मिलकर क्या बनाएगा, हाथी। यह मिलकर क्या बनाएगा, कमल। अब बताओ इसका अर्थ आपको समझ में आ रहा है। हाथी कौन है, एक विशाल जानवर है और कमल एक फूल है। ये सब आपको पता है। अगर इसी को मैं लिख देती हूँ, इसे हम कहते हैं सार्थक मेल। अगर हम इसी को लिख देते हैं थी धन हाँ, ये हो जाएगा थिया, और लिख देते हैं ल धन को धर्मो, यह मिलकर क्या बन जाएगा, लखनो। अब आप लोग बताइए ये क्या मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल है क्या। थीहा और लकम कुछ इसका अर्थ निकलता है, नहीं निकलता। अर्थात ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द। यह निरर्थक मेल हुआ। या इसको हम निरर्थक शब्द भी कह सकते हैं। निरर्थक मेल और निरर्थक शब्द हम कह सकते हैं। ओके, अतः हम कह सकते हैं कि अब इसके अकॉर्डिंग हम शब्द का परिभाषा कैसे देंगे। शब्द की परिभाषा हम दे सकते हैं। शब्द किसे कहते हैं, शब्द की परिभाषा वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्लियर, आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया। शब्द
अब हम शब्दों का प्रयोग जब वाक्यों में होने लगता है तब उसे हम क्या कहते हैं? तब उसे हम पद कहते हैं। पद, अब आपसे पूछा जाएगा पद किसे कहते हैं? तो जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब उसे पद कहते हैं। क्लियर? वर्णों के सार्थक में को हम शब्द कहते हैं और जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं? तब उसे हम पद कहते हैं। अब जानेंगे कि शब्द के भेद कौन कौन से हैं। शब्द के भेद, शब्दों के 4 भेद होते हैं। शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा आता है रचना के आधार पर, तीसरा आता है प्रयोग के आधार पर और लास्ट आता है अर्थ के आधार पर। शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार होते हैं। आप उसको उसके 4 भेद कह सकते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछ सकता है शब्दों के भेद के आधार वर्गीकरण का आधार कौन कौन सा है, तब भी आपको यही 4 बताना है। कौन कौन सा होता है? पहला आपका उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है आपका रचना के आधार पर, तीसरा है आपका प्रयोग के आधार पर और चौथा आपका अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहला हमारा आता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर अर्थात हम जानेंगे कि शब्द कहाँ से आया, उसकी उत्पत्ति का आधार क्या है। तो उसकी उत्पत्ति के आधार के अनुसार शब्द को 5 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हमारा आता है तत्सम शब्द, दूसरा आता है हमारा तद्भव शब्द, नेक्स्ट आता है हमारा देशज शब्द, चौथा है हमारा विदेशज शब्द और पांचवा है हमारा संकर
ये 5 आधार दिया गया है। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि तत्सम शब्द क्या होता है। ऐसे शब्द ये संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के, बिना किसी परिवर्तन के हूबहू हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। सेकेंड आता है आपका तत्भव शब्द। ऐसे शब्द, संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में परिवर्तित होकर प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात संस्कृत के वे शब्द जिसका परिवर्तित रूप हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसे हम तत्भव शब्द कहते हैं। अब आता है हमारा देशज शब्द। देशज शब्द, देशज, देशज का अर्थ होता है देश, धन, जन, यानी अपने ही देश में जन्मा हुआ, अर्थात आम बोलचाल की भाषा, जिसे हम देशज शब्द कहते हैं। अब आता है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द ऐसे शब्द जो विदेश में जन्मा हो, विदेशी भाषाओं का हिंदी भाषा में प्रयोग, जिसका मुख्य कारण हिंदी भाषा का, जिसका मुख्य कारण क्या होता है, व्यापारिक, हमारे देश का विदेशियों से व्यापारिक संबंधों का होना। जैसे कुछ शब्द हैं जो विदेश से हमारे हिंदी में आए हैं, जैसे अंग्रेजी। अंग्रेजी शब्द है डॉक्टर है, नर्स है, पुलिस है, फुटबॉल है, पेन है, ये सभी अंग्रेजी में भी हम ऐसे ही बोलते हैं और वो बहुआ हिंदी में भी बोलते हैं। कुछ तुर्की और पुर्तगाली शब्द हैं, जैसे गोदाम, गलीचा, कारतूस आदि। अरबी और फारसी भाषाएं भी हैं जिसका हम प्रयोग अपनी हिंदी भाषा में करते हैं, जैसे गरीब, मतलब, आसमान, कैदी, नकल आदि। फ्रेंच भाषा, कुछ फ्रेंच भाषाओं का भी हम अपने हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसे कार्टून, कूपन, इंजीनियर, ये सभी फ्रेंच शब्द हैं जिसका प्रयोग हम अपने हिंदी भाषा में करते हैं। अब हम बात करते हैं संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द हम किसे कहते हैं? संकर शब्द, संकर शब्द अर्थात दो भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द। दो भाषाओं के मेल से, दो भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द को संकर शब्द कहते या समझ गए? दो भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? संकर शब्द। जैसे हवा, धन, दाल। यहाँ पर हवा हिंदी भाषा है, हवा कौन सी भाषा है? हिंदी, ठीक है। और दाल एक फारसी, कौन सा शब्द है? फारसी। जो दोनों मिलकर क्या करेंगे? हवा, दाल। क्लियर?
आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम शब्दों के दूसरे आधार पर डिस्कस करते हैं। दूसरा आधार क्या है इसका? दूसरा आधार है, दूसरा आधार क्या था? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार, रचना में हम क्या देखेंगे? शब्दों की रचना अर्थात उसकी बनावट, उसकी बनावट कैसी होती है। तो शब्दों की बनावट के आधार पर शब्द को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन सा है? सबसे पहले आता है रूढ़ शब्द। सबसे पहले क्या आता है? रूढ़ शब्द। सेकेंड आता है आपका यौगिक शब्द, और थर्ड आपका आता है रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर शब्द को 3 भागों में विभाजित किया गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से न बने हो। ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से न बने हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से न बने हो। अन्य शब्दों के योग से न बने हो और किसी विशेष अर्थ को, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता। वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों की योग से न बने हो। ऐसे शब्द जो किसी अन्य शब्दों से जुड़कर नहीं बना हो, जिसका विशेष और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता हो, जिनके टुकड़े अर्थात उसका खंडन करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। जैसे सेना।
सेना कौन होता है? देश की रक्षा करने वाला। यह किसी अन्य शब्दों से मिलकर नहीं बना है, यह अपने आप में ही एक मीनिंगफुल है। अगर हम इसको तोड़ देते हैं, इसका खंडन कर देते हैं, हम इसको लिख देते हैं से धन ना, क्या इसका और इसका अलग अलग कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। जब ये साथ में होंगे तभी अर्थफुल है, अदरवाइज इसका कोई अर्थ नहीं होता। इसीलिए बोला गया ऐसे शब्द जो किसी अन्य शब्दों से मिलकर नहीं बना हो और जिसका खंड करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो खंड करने पर यहाँ कोई अर्थ नहीं निकला और स्वयं में वह एक विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है। अब हम बात करते हैं सेकंड, दूसरा प्रकार है उसका यौगिक। यौगिक शब्द। यौगिक शब्द हम किसे कहते हैं? यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनता हो। जिनके सार्थक खंड, सार्थक खंड अर्थात अर्थपूर्वक शब्द, सार्थक खंड किए जा सकते हैं। यौगिक शब्द कहलाते हैं। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। यौगिक शब्द वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनता हो, जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। ये वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं और यदि हम उसका खंडन करते हैं तब भी वह एक अर्थ, कोई ना कोई अर्थ प्रकट करता है। जैसे पुस्तकालय। हम यहाँ एक शब्द लेते हैं पुस्तकालय। पुस्तकालय हम किसे कहते हैं? पुस्तक, किताब रखने की जगह। अगर हम इसका खंडन करते हैं, इसका विभाजन कर देते हैं, तब यह क्या बन जाएगा? पुस्तक धनालय। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो, तो पुस्तकालय दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका खंडन करने पर भी सार्थक अर्थ मिलता हो। हमने दोनों को खंडन कर दिया। अब इसका अर्थ क्या होता है? किताब। पुस्तक हम किसे बोलते हैं? किताब। और इसका अर्थ क्या होता है? घर। तो ऐसे शब्द जिसका विभाजन करने पर ही कोई ना कोई अर्थ, सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसका नंबर थर्ड क्या है? तीसरा प्रकार है इसका योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? योगरूढ़ वे शब्द जो यौगिक
यौगिक तो होते हैं, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु सामान्य अर्थ को प्रकट न कर, वो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता हो, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जलज, जलज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जल धन जल, अर्थात जल में जन्म लेने वाला क्या बोला गया है? योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु समान अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जलज, जलज का अर्थ है जल में जन्म लेने वाला। वैसे तो हम सब जानते हैं कि जल में अनेक चीजें हो सकती हैं, किंतु जलज केवल अमल के लिए ही यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जल में और कौन कौन सी चीजें रहती हैं, जैसे मछली है, सीप है, सांप है, मगरमच्छ है, लेकिन यहाँ पर जलज शब्द केवल अमल के लिए प्रयोग किया गया है। इसीलिए बोला गया है कि वे शब्द जो यौगिक होते हैं किंतु किसी सामान्य अर्थ को प्रकट न करके वो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। जो उम्मीद है आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आज का होमवर्क, आपका आज का होमवर्क है जो मैं आप सबको आज पढ़ाई हूँ वो चीज़ आपको रिवीजन करना है। पहला है शब्द की परिभाषा, आपको याद करना है और अपनी होमवर्क कॉपी पे, होमवर्क नोटबुक पे इसको नोट भी करना है। पहला प्रश्न शब्द की परिभाषा, दूसरा पद की परिभाषा, तीसरा है आपका तीसरा प्रश्न आपका शब्दों के भेद कितने होते हैं।
नाम लिखिए। आज के क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि शब्दों का तीसरा आधार क्या होता है, प्रयोग। प्रयोग के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।